सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरे मसीहा एक मरतबा फिर बाजी ले गए, सबकत ले गए कौम को, इस दुखियारी कौम को जो महंगाई, कसाद बाजारी, ज़ख्मों को सहलाने में लगी हुई है बेचारी। वज़ीर आज़म ने उन सब को एंटरटेन फरमा रहे थे कि कौमें मुश्किल फ़ैसलों से कामयाब हुआ करती हैं। कौम कहती है हुजूर कौमों से इतना खिलवाड़ भी कोई कहाँ करता है। आला सतही प्रोग्राम में उन्होंने इंकिशाफ किया, बल्कि एतराफ़ किया कि मुझे मालूम है कि आप घबराना नहीं सुन सुनकर तंग आ गए, लेकिन ये भी तलकीन फरमा दी कि अगले 5 साल भी इंशाल्लाह आपको यही सब सुनना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, एक छोटा सा साउंड बाइट कंपाइल किया है, ज़रा महसूस कीजिए कि क्या फरमाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे से सुन सुन के भी तंग आ गया, मुश्किल वक्त मिला हमें, और ये आप 5 साल मेरे से सुनते रहेंगे। पहला मैंने खिताब किया तो मैंने कौम से कहा आपने घबराना नहीं है, और मुझे अफसोस है कि कई बड़े घबरा गए थे बीच में, अभी भी घबराए हुए हैं, लेकिन कोई फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह ये जो अब पाकिस्तान का जो आने वाला दौर है ये बड़ा एक्साइटिंग दौर है कि आहिस्ता आहिस्ता हमें भी समझ आ गई है गवर्नेंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। हो सकता है ऑपरेशन टेबल पर लेटे हुए बीमार को चीर फाड़ करके सर्जन को मज़ा आ रहा हो, वो भी इसी तरह कह रहा घबराना नहीं है। और यहाँ जिस तरह से मेरी और दीगर लोगों की चीखें निकल रही हैं, ख़ासतौर पे अवाम पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं, उसी तरह से वो बेचारा, उसको भी किसी ने एनेस्थीसिया सही नहीं दिया हो या 2 नंबर दे दिया हो। ये अजीब तलकीन की है खुदा की कसम कि घबराना नहीं है, आगे आने वाला दौर एक्साइटिंग है। सुन करके मेरी जान निकल गई, या अल्लाह रहम। अगर इनको मज़ा आने लगा तो फिर कितना दुख होगा हमें। अभी इनको मज़ा नहीं आया, अभी इनको अपोजिशन ने किसी न किसी तरह से इंगेज किया है, तब इतने जूते पड़ रहे हैं। अगर इनको खुल खेलने का वक्त मिल गया तो फिर तो ये चीखें निकाल देंगे हमारी। कहते हैं घबराना नहीं है हुजूर, एक दिन मेरी जगह आ जाइए, उसके बाद में पता चल जाएगा बारात जा कहाँ रही है, उसके बाद पता चल जाएगा कि कितनी घबराहट होती है। इख्तिलाज क़ल्ब के अगर मरीज़ ना हो जाए तो फिर कहूँगा। वज़ीर आज़म बनने के बाद तो हरियाली नज़र आती ही है। ये कौन सा आप पहले आदमी थोड़ी हैं जिसकी बसारत चली गई है। कह रहे हैं कि समझ में आ गया है कि गवर्नेंस में क्या मसाइल हैं, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ गया हुजूर, आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा ठिकाने लग रही है, जल्दी कीजिए, हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो जाए फिर। लेकिन वो जिनको ख़रीदा है, मेरा मतलब है वो जिनको वज़ीर बनाया है, फवाद द ग्रेट चौधरी, जो किसी एतबार से भी ग्रेट नहीं है, उन्होंने बिलावजह पॉलिश शुरू कर दी है। फरमा रहे हैं कि देखा वज़ीर आज़म ने लूटी दौलत कौमी जो है वो चोरी की गई थी, उसको वापस लाना शुरू कर दिया है। लोग इधर उधर देख रहे हैं, भाई किसके पैसे वापस आएंगे, अठन्नी ढीला तो आया नहीं है। वो कह रहे हैं कि किस्तें वसूल होना शुरू हो गई, नाम बताते हुए मौत आ रही है सबको, कोई नाम नहीं ले रहा कि किसकी किस्तें आ रही हैं, कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस चक्कर में वापस आ रहा है, नाम कोई नहीं ले रहा, किस्तें आ रही हैं। और नवाज शरीफ साहब की भी मिन्नतें कर लेते हैं, मिन्नतें तरले फरमाई गई हैं कि नवाज शरीफ साहब भी अब पैसा वापस कर दें तो कौम का भला हो जाए। तो आप क्या झक मारने के लिए आए थे? आप तो आए थे कमांडो बन के कि मैं सब वसूल कर लूंगा। अठन्नी भी नहीं मिली, अल्लाह का शुक्र है। स्टेट बैंक ने बहरहाल फवाद चौधरी साहब की खासी मरम्मत की है, महज एक तरदीदी बयान जारी करके। स्टेट बैंक ने कहा कुछ नहीं आ रहा जी, कुछ नहीं आया। लेकिन फवाद चौधरी की कौन सी मतलब हो जाएगी, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, पहली दफ़ा थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं। शहजाद अकबर साहब ने एक मरतबा फिर सुबह ट्वीट किया, उन्होंने तो मैं समझ गया था फिर ये लंतरानी शुरू होगी, और वही हुआ। शहबाज शरीफ चोर, नवाज शरीफ डाकू, फलाना ये और वो। अब इस दफ़ा इन्होंने क्या कहा है भाई, शहबाज शरीफ के असासे 70 गुना बढ़े। पूछो तो आपने किया क्या झक मारी, ये बताने के लिए आप आए। बता रहे सलमान शहबाज के 1000 गुना बढ़े, तो आप क्या कर रहे थे वहां? लेके आ जाते 100 रुपए का नोट, अगर आपने वसूला हो तो बताओ, पब्लिक को इन्फॉर्म करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। ये पहली हुकूमत है पाकिस्तान की 70 सालों में, और शायद अगले 170 सालों में ऐसी नादिर नायाब हुकूमत नहीं आएगी जिसके वज़रा का काम, जिसके वज़ीर आज़म का काम सिर्फ ये रह गया कि ये बताते रहे कि उसने इतना लूटा, उसने इतना लूटा। और वो तमाम इदारे जो बैठे हैं कैलकुलेटर लेकर के, वो ढूंढ रहे होते हैं कि यार ये रकम आ कहाँ से रही है। अब देखिए मुराद सईद साहब फरमा रहे हैं
शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी पर 830 करोड़ रुपए खर्च हुए। मुराद सईद साहब बड़े अच्छे शाइस्ता इंसान है, मुझे यकीन है कि उन्होंने सच कहा होगा, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड को अगर मैं देखूं, पिछली मर्तबा इलेक्शन से पहले वो चीख कर चिल्ला कर कहते थे कि 200 अरब डॉलर जिस दिन इमरान खान आएगी उसके अगले दिन आ जाएगी। इमरान खान भी आ गई, 200 रुपए भी नहीं आए। तो फिर ये 830 करोड़ रुपए, और इनको शर्मिंदा करने वाली जात थी खुद इनके फाइनेंस मिनिस्टर, सॉरी चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी। उन्होंने कहा कि इस किस्म की कोई स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस पे मैं एक प्रोग्राम भी दाग चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी ने एक और शगुफा छोड़ा, कहा कि वजीर आजम की तब्दीली तक मसाइल हल नहीं होंगे। इस पे नदीम अफजल चंद साहब ने मेरा दिल जीत लिया। चन करके उन्होंने जो चिलवाया है, वो कह रहे हैं कि बातें मत करो, वजीर आजम की तब्दीली के लिए तहरीक अदम एतमाद अगर हो सके तो लेके आओ। और यहाँ ये बात सुनते ही पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, किसी के मुंह में कोई जुबान नहीं है। बात ठीक है, अगर हिम्मत है तो कर लें, लेकिन करे कौन। अब आखिरी मगर सबसे अच्छी, सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी पर आते हैं। मुराद अली शाह, वज़ीर आला सिंध, यानी अपने तौर पर इस सूबे के इंचार्ज, जहां मैं बैठ के ये प्रोग्राम दाग रहा हूं, उन्होंने खाने कमाने का मौका दिया। कह रहे हैं दोस्तों में किताबें चोरी करने के लिए मशहूर था हुजूर, कुछ आदतें वक्त के साथ भी नहीं बदलती। मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं एक ऐसी जनरल बात कर रहा हूँ। फरमा रहे हैं कि किताबें जमा करने का हमेशा से शैदाई रहा हूँ। वो पहले वालों ने जो कुछ जमा किया था वो भी उनके कहाँ काम आ रहा है। कभी एसी के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, कभी फरियाद कर रहे हैं, कभी कुछ और हो रहा है। अल्लाह ताला सब के लिए बेहतरी फरमाए। फरमाते हैं कि नौजवानों में कुतुब बीनी के में जो आदत है उसकी कमी जो हुई है उस पर इज़हार अफसोस फरमाया है। हुजूर किताबों को छोड़ें, वो तो खैर पेट भरों का खेल है। मेरे ख्याल है कुत्तों से ही अगर आप बचा लें अपनी रियाया को तो वो बेहतर होगा। कुत्तों के लिए हॉस्टल, जिनसे वोट लेते हैं उनको लिफ्ट ही नहीं, ये अच्छी हुकूमत है। लेकिन जिंदा है भुट्टो। मेहमानों का तारुफ कराते चलते हैं। जमशेद चीमा मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। और जनाबे वाला हसन मुर्तज़ा मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। दो मेहमान जो हैं वो पहली मर्तबा मुझे झेलेंगे। मैं उनसे सीट बेल्ट बांधने की इस्तदा करते हुए प्रोग्राम को शुरू करने की इजाज़त चाहता हूँ। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को शो में खुशामदीद कहते हुए सरकार का सब्र आजमाने के लिए जमशेद चीमा साहब, हुजूर वाला, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। एंजॉय कर रहे हैं सर? मैं कोई लूडो खेल रहा हूँ सर? ये मुझे बताइएगा, अल्लाह आपको नेकी दे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जितनी चिल फ्लाइट चल रहे हैं, जैसे सलमान खान जस्ट चिल में चल रहा था कतरीना कैफ के साथ, सर ये मुझे बताइएगा, ये तो मामला धर्म भरम है। यहाँ तो पीने का साफ पानी नहीं है, लोगों को लाल दवाई मुयस्सर नहीं है। वज़ीर आज़म कहते हैं घबराना नहीं है। मतलब उनको वहाँ से पहाड़ की चोटी से जिस पे वो रह रहे हैं अगर ज़मीन पे उतारें तो शायद उनको इदराक हो कि लोगों के साथ मसाइल क्या हैं। वो 49 रुकनी काबीना, जो निहायत छोटी काबीना लेकर के वो आए हैं पाकिस्तानी अवाम की मरम्मत करने के लिए, अगर उसके झुरमुट से वो बाहर निकले तो उनको पता चलेगा बारात कहाँ जा रही है। फवाद चौधरी के खुशामदाना बयानात या फयाजुल हसन के लंतरानी सुन करके तो आदमी का ब्लड प्रेशर ऐसे ही आगे पीछे हो जाता है। जवाब दीजिएगा हुजूर। इसमें नूरुल आरफिन में जो रिक्वेस्ट करूँगा आपसे वो ये है कि मतलब काफ़ी प्रोपोर्शन है डिस्टर्ब, मतलब आप थोड़ा सा सुन लेना, क्योंकि इकानमी की बात की आपने, इसमें इम्प्रूवमेंट की बात की है या घबराना ना की वजह क्या है इसकी बात की है, तो थोड़ा सा मतलब आप इसमें टोकना ना। इसमें देखें सर, मैं पहले ही टोक देता हूँ, मैं 20 मिनट टोकूंगा, ये बात है। सर इकोनॉमी पे मत जाइएगा, मुझे तो 1000 रुपए का खुला गिनना नहीं आता है। प्लीज़ मुझे ज़रा डायरेक्ट, मुझे घबराना नहीं है कि वजाहत ही अगर आप दे दें तो मैं जान जाऊँगा कि हाँ यार हो गया। आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ कि घबराने की ज़रूरत, मतलब अब कहा जा सकता है, मतलब कोई 14 महीने बाद ये कहा जा सकता है कि जो बात वज़ीर-ए-आज़म कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे। घबराना नहीं है कि बेसिक जो आपकी, जहाँ कहीं भी आप रास्ता खो देते हैं, आपकी चीज़ ख़राब हो जाती है, तो हमेशा से असूल है, मैनेजमेंट का भी असूल है और साइंस का भी असूल है, गो टू द बेसिक्स। सो बेसिक्स से शुरू हुई इकानमी। आपके जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं सोसाइटी में या इकानमी में, वो है कि आपकी इंपोर्ट कम हो, आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, आपका
ट्रेड डेफिसिट ना हो, आपका यू कैन से कि करंट अकाउंट डेफिसिट ना हो, आपके कर्जे ना चढ़ रहे हों और आपकी सर एक मरतबा फिर ब्रेक की इस्तदा है। सर एक मरतबा फिर ब्रेक की इस्तदा है। आप जितनी मोटी मोटी सकील गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आप यकीन जानिए मैं छोटा सा ज़िम्नी सवाल पूछ करके मैं नहीं, ऐसा नहीं है या नूर ऐसे देखें कोई मैं आपसे ब्रेक की इस्तदा कर रहा हूँ, थोड़ी देर आप ब्रेक लगाएं, मुझे बात करें प्लीज, ऐसे ना बार बार ना करें, मेरी बारी नहीं आ पाने देते। पहला प्रोग्राम है जिसमें किसी ने मुझसे ब्रेक लगाने के लिए कही है, हम खुश हुए। आप बोलिए। सर मैं यही कह रहा हूँ कि बात करने दें। आप बिल्कुल एक इतनी बड़ी चार्जशीट डेवलप करके उसके बाद सुनते नहीं है तो ये मुनासिब नहीं है। मेरा आप क्या कह रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं आपने कहा, मैंने जो कह रहा हूँ वीवर ने फैसला करना है कि मैं ठीक कह रहा हूँ या आपकी चार्जशीट ठीक है। सो मुझे बात तो करने देना ताकि वीवर फैसला तो कर सके कि बात ठीक है। सो मैं कह रहा हूँ कि जो है बेसिक्स इकानमी के ठीक हुए हैं। जब बेसिक्स ठीक हुए हैं तो अगली बात है कि अवाम को कितना रिलीफ मिलता है और कितनी देर बाद मिला है। सो अगली बात इसके बाद जो हैव नॉट्स हैं इस मुल्क में 61% लोग हैं $2 पर डे से कम कमाते हैं, उनके लिए अवाम गवर्नमेंट क्या कर रही है। सो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अब उस पोजीशन में आ रही है कि उनके लिए कुछ करे। सो बेसिक जो अगली बात है कि जो आप कह लें फूड स्टैंप्स की बात कर लें या हैव नॉट्स जो है उनके लिए फैसिलिटीज़ की बात कर लें तो उसमें एहसास प्रोग्राम में 95 अरब रुपये अभी हमने बढ़ाया है। पिछले साल मतलब अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात करें तो 100 अरब रुपया उसमें था, अब स्टेट 200 अरब पे चला गया। सो इस तरह जितने हैव नॉट्स हैं उनके लिए अगर हर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो सारे फ्यूचर जो प्रोग्राम्स हैं उनको टारगेटेड हैं। यहाँ पे मियाँ मंशा को, आपको, मुझे या आपके चैनल के मालिक को सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं है। पहले यहाँ पे आप कह लें कि टारगेट नहीं किया गया कि किस तबके को सपोर्ट करना है और किस तबके को रोकना है। यहाँ पे जो हैव थे उनको सपोर्ट किया गया और हैव नॉट थे उनको पनिश किया गया। हुजूर थोड़ा सा तवक्कुफ की तरह है, मैंने आपकी बात पूरी सुनी लेकिन असल में प्रोग्राम की ड्यूरेशन भी मुझे मैनेज करनी है। सर थोड़ा सा अब इस बार ब्रेक आप लगाएंगे। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब की तरफ जाऊँगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, हुजूर कैसे मिजाज हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर ये मुझे बताइए, वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि घबराने की बात नहीं है, अब हम जो है वो ट्रैक पे आ गए हैं और अब हमें समझ में आने लगी है कि मसाइल जो हैं वो दरहकीकत हैं क्या। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि 5 साल तक आप मुझसे यही सुनते रहेंगे कि घबराना नहीं है। सर ये मुझे बताइए, ये सुनकर के मुझे घबराहट तारी होने लगी है कि 1.5 साल में इन्होंने ये तय किया है कि मसाइल दरहकीकत हैं क्या। अगले 1.5 साल में इनको पता चलेगा उसको हल कैसे करना है और फिर अगले 1.5 साल में ये उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो बचे बहुत ही कोई कलील अरसा, ये उस कलील अरसे का कोई फ़ायदा उठा पाएंगे या ऐसे ही सीटी बजाते हुए टाइम गुजर जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बराह रास्त आपके सवाल का जवाब कि इन्होंने तो दावा किया था कि मेरे पास 200 अफराद की तजुर्बाकार टीम है और हमने खैबर पख्तूनख्वा की 5 साल की हुकूमत से भी मज़ीद तजुर्बा हासिल कर लिया है। 100 दिन में हम जो है वो किस्मत तब्दील कर देंगे और फिर और बहुत सी चीज़ें। अब ये सामने उनके दावे रखें और इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो देखिए। ये अजीब बात है कि ये लोग हमारे दोस्त कहते हैं कि जी हमें तो तबाहशुदा मईशत विरसे में मिली है। कल कौमी असम्बली में जो इन्हीं की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं उन्होंने कौमी असम्बली को बताया है कि $18 बिलियन हमें विरसे में मिले हैं। उन्होंने पूरा ब्रेकअप दे दिया है कि मईशत की सूरत हाल गुज़श्ता सालों में क्या थी, जब ये आए हैं तो उन्हें क्या विरसे में मिला है और इस वक्त क्या सूरत हाल है। और बावजूद बहुत सी बातों के कल जो गवर्नर स्टेट बैंक का बयान परसों उन्होंने दिया, कल शाया हुआ और परसों और कल तमाम टीवी चैनल्स ने दिया, वो देख लीजिए कि इनकी टीम की नालायकी की वजह से, उन्होंने नालायकी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, ना तजुर्बाकारी की वजह से और बहुत सी चीज़ों की वजह से महंगाई और बेरोज़गारी और मज़ीद बढ़ेगी। तो अब मेरे भाई अब जब ये लोगों को कहें कि जी हमने फंडामेंटल्स अब ठीक कर ली हैं, भाई 1.5 साल के बाद बजाय इसके कि आप लोगों को मज़ीद रोज़गार देते, आप अपना क्या नाम है मकान बना के देते जो आपका वादा था, आप कहते हैं जी हमने अब फंडामेंटल्स ठीक किए। कौन सी फंडामेंटल्स ठीक किए हैं? अगर कोई हुकूमत इंपोर्ट्स बंद कर दे, दरामदात बंद कर दे,
और उसकी वजह से कहे जी बैलेंस ऑफ पेमेंट या ट्रेड डेफिसिट कम हो गया है, तो भाई आपने दरामदात बंद कर दी, आप तेल सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं पीपल्स पार्टी का वर्जन लेने के लिए हसन मुर्तजा साहब के पास जाना चाहूंगा। सिद्दीकुल फारूक साहब थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा हुजूर वाला। हसन मुर्तजा साहब, सर ये मुझे बताइए, वजीर आजम की तब्दीली तक मसाइल हल नहीं होंगे, ये सुराग, ये राज पा गई हैं मोहतरमा नफीसा शाह सर, लेकिन वहाँ नदीम अफजल चंद साहब का जो मुंह तोड़, बल्कि यूँ कहिए कि जवाबुल जवाब, टाइमली, उससे भी तो आप सरफ नज़र नहीं कर सकते कि बातें करने की ज़रूरत नहीं, तहरीक अदम एतमाद लाओ। सर अगर है वाकई पुलों के नीचे इतना पानी तो लाइए, धर्म भरम कर दीजिए, फिर क्या है? क्या बात। देखिए जी, बहुत शुक्रिया जी। ये नूरुल आरफीन मेरे ख्याल है किसी ने भी पीपल्स पार्टी में नहीं कहा कि हम तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे। अगर कोई बात हुई है तो वो ये हुई है कि ये जो नई कानून साजी हो रही है या जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक, उस पे ज़रूर कहा गया है कि इस वज़ीर आज़म के होते हुए कौम जो है वो किसी भी कौमी इशू पर इकट्ठी नहीं हो सकती, क्योंकि ये हुजूर वाला आप तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएंगे, मैंने भी ये नहीं कहा, लेकिन मैं ये पूछने का खासदार हूँ कि इन हाउस तब्दीली की जो इशारे हैं, इन हाउस तब्दीली किसे कहते हैं हुजूर, कैसे आएगी? नहीं देखिए, इन हाउस तब्दीली ये एक मूवमेंट होगी अपोजिशन की तरफ से, एक ऑप्शन होगी, उसे वक्त आने पे हम किसी वक्त भी कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि वो कैसे लाया जा सकता है, अपोजिशन होती वो है जो तादाद में कम हो, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अपोजिशन तादाद में कम है बज़ाहिर। वो मैंडेट जिस तरह भी चोरी करके किसी जमात को दिया गया, किसी को खड़ा किया गया, तो ये तब्दीलियाँ आती रहती हैं। इंशाअल्लाह ताला असम्बली के अंदर भी ये तब्दीली आएगी, और जिस तरह अब लोग बड़े एंकर्स थे वो भी बड़ी तारीफ़ें करते थे, और अब कम अज़ कम उन्होंने ये तो शुरू कर दिया है कि ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, इसका दुरुस्त नहीं है जो ये। सर थोड़ा समाइएगा, मैं आपको प्रॉपर्ली सुन नहीं पा रहा हूँ हसन मुर्तज़ा साहब। मैं जमशेद साहब के पास जाऊँगा। हुजूर वाला सर ये मुझे बताइए, फवाद चौधरी साहब ने जो कहा है कि हुकूमत ने लूटी दौलत वसूल करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया फाइनली, और अब उसकी इक़सात वापस आना शुरू हो चुकी हैं। सर नवाज शरीफ की मिनते तरले पर बताएं, मतलब कह रहे हैं कि अब वापस कर दो, अब तो अल्लाह रसूल का वास्ता देने ही रह गया। मतलब हुकूमत ये पहली मरतबा देखा गया है कि हुकूमत वक्त मिनतों तरलों पर उतर आई है। आप तो सरकार हैं, सरकार मतलब आप तो सब कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं वसूल लिया था अगर ये सब पता था? ये सब बेवक्त की रागनी छेड़ने का क्या मतलब है? नूरुल आरफीन, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ और रिकॉर्ड भी डेफिनेटली हो रहा है, दुनिया देख भी रही है। मैं आपको इतला दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब पैसे दे के गए इस मुल्क से। नवाज शरीफ साहब जो उनके पैसे देने थे उन्होंने ऑलमोस्ट 80% पैसे दे दिए हैं, बाकी ये किसने हैं? सर बात सुनो यार, बात थोड़ा सा नहीं सर, ये तो अब आपको सुननी है सर। ये तो मैंने बोला ना, मैं बोला हूं ना, रिकॉर्ड हो गया ना। नहीं सर, मैं सुनूंगा आपकी बात, लेकिन अच्छा मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन पे इस बात कर रहा हूँ। इस हद तक झूठ तो ना बोले। ये सुना दे। अच्छा सर सिद्दीक फारूक साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। देखिए यार ये काम सर सिद्दीक फारूक साहब ये काम मैंने मरियम के लिए छोड़ा हुआ है। तवक्कुफ देखिए जमशेद फारूक साहब, ये काम मैंने मरियम के लिए छोड़ा हुआ है। झूठ बोलने का काम मैंने नवाज शरीफ के लिए और मरियम के लिए छोड़ दिया। सर थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइए। जमशेद साहब सर थोड़ा सा तवक्कुफ। सिद्दीकुल फारूक साहब सर हुजूर तवक्कुफ की अभी आप बोल रहे हैं ना सर प्लीज आप अभी बोल रहे हैं, और आपके लीडर तो सुबह शाम जमशेद साहब मैं कह रहा हूं ये काम मरियम के लिए छोड़ दिया मैंने, ये आपके लिए छोड़ दिया करता हूं, प्लीज थोड़ा सा तवक्कुफ रखिए। जमशेद साहब आपने ये इत्तला दी कि बात करें, आपने ये इत्तला दी जमशेद साहब के नवाज शरीफ साहब अपने जिम्मे वाजिबुल अदा रकम का, जिसे आप लूटी हुई रकम शुमार करते हैं, और इसके आपके पास नाकाबिले तरदीद यकीनन सबूत भी मौजूद होंगे, जिसकी बिना पे नवाज शरीफ साहब मजबूर हुए वो 80% रकम जमा कराने की, जिसका आपने अभी जिक्र फरमाया। हुजूर वाला ये सियासत अगर आप करते हैं, अगर आप सियासतदान अपने को कहलाने पर मुसिर हैं, तो हुजूर वाला फिर ये भंड, ये FIR आपके नाम में। अगर आप मुझसे पूछते हैं जिसे सियासत के सीन का शायद नहीं पता, तो मैं अगर होता, मैं सबसे पहले पूरी दुनिया को जमा करता, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, पूरी दुनिया उसको लाइव देखती, ताकि मेरे जो मद्दे मुकाबिल कुव्वतें थी मैं उनका मुंह काला कर देता, मैं उनकी रोजी रोटी खा जाता, मैं उनकी नस्लों तक को एक दूसरे का मुंह देखने तक से महरूम कर देता।
आप तो मतलब कोई वलीअल्लाह किस्म की हुकूमत के बारे में बता रहे हैं। यहां तो बात यह है कि कंटेनर पे जो कुछ हुआ, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता सर। ये इतनी पारसा हुकूमत नहीं है। अब सवाल इतनी पारसा हुकूमत नहीं है कि इसने 80% रकम ले ली, नवाज शरीफ को वापस जाने दिया और ये कहा गया कि मुझे नवाज शरीफ पर रहम आ गया था। हुजूर कोई मतलब ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं इसमें मैं जो बात कर रहा हूँ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और मैं ये जो आप कह लें कि ऐसा नहीं है, कोई हुकूमती मौक़िफ़ बयान नहीं कर रहा, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन और जजमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मियाँ साहब पैसे दे के गए हैं, बाकी जो गारंटीज़ थी गारंटीज़ के मुताबिक पैसे दे रहे हैं। मियाँ साहब जो बात करते हैं कि दिल्ली की करप्शन ने की, सुरखरू हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी बातें बिल्कुल आप कह लें वो हर रोज़ साबित हो जाती हैं। नवाज शरीफ की हो, शहबाज शरीफ की हो, दौलत पकड़ी जाती है। और अभी मियाँ साहब के प्लेटलेट से लेके तो सारी जितनी भी स्टोरी है आप कह लें पैसे बेसिकली दिए हैं। इस कौम की लूटी पैसे दौलत वापस आएगी, इसकी एंट्री भी पड़ जाएगी। नहीं सर, लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं ये हजम इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इतनी बड़ी खबर, फवाद चौधरी, फैयाजुल हसन चौहान, शेख रशीद जो खबरों में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं सर, उन्होंने अपनी रोजगार को जाने दिया। जमशेद इकबाल चीमा के लिए छोड़ रखा। ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है निकलने में, थोड़ा सा आपसे ब्रेक लगाने की इस्तदा है। सिद्दीकुल फारूक साहब के पास जाऊंगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, एक तो इस बात की वजाहत आप फरमा दीजिए जो जमशेद साहब ने बम फोड़ा है अभी। दूसरी बात, सरकार ये सुप्रीम कोर्ट को कल जो वर्डिक्ट आया था जिसके ऊपर बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लंदन में बैठ के दाग दी शहबाज शरीफ साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने भी फरमाया, जो कल मैंने अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, कि आशियाना वाले एक पर्टिकुलर केस में शहबाज शरीफ का किरदार एक अच्छे बच्चे का है। ये कहानी और जो जमशेद इकबाल साहब ने बात सुनाई, ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, यहीं से शुरू करता हूँ। आशियाना केस हो, LNG हो, या राना सनाउल्लाह साहब पर 15 किलो हेरोइन की बात हो, और इसके अलावा बहुत से केसेस हैं, इन सब का पुल खुल चुका है। आप देख लीजिए कि उधर शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत के ख़िलाफ़ दरख्वास्त मुस्तरद होती है तो शाम को उनके असासे ज़ब्त कर लिए जाते हैं। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आज शहजाद अकबर एक झूठ का पलंदा लेके आ जाता है। ये सारा क्या है? अगर आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं तो वो अदालत में ले जाइए, साबित कर दीजिए। आज जो चीमा साहब ने अभी बात की है, मैं सच्ची बात है, हम सोशली एक दूसरे का हमें एहतराम करना भी चाहिए, लेकिन मुझे तो यूँ लगता है ये फयाजुल हसन चौहान की जगह लेना चाह रहे हैं। जैसे उसने बुजदार साहब को शेरशाह सूरी बना दिया है, इन्होंने उससे बड़ा झूठ बोल के कि जी वो पैसे दे के गए हैं कि चल शायद मुझे ही वज़ीर इत्तलाआत लगा दें। तो ये इस तरह बातें नहीं होती। आपका वज़ीर आज़म तो कहता है कि वो 7 अरब की तो टिप दे सकते हैं, क्यों नहीं दे के गए? अदालत में चले गए, आप कहते हैं पैसे दे के गए। फिर या वज़ीर आज़म झूठा है या जमशेद चीमा झूठा है, दोनों में से कौन झूठा है? कोई एक तो है। थोड़ा सा तवक्कुफ यार, ये लफ्ज अपने लिए रख लो, ये लफ्ज अपने लिए रख लो। सारी उम्र झूठ बोलते रहे, ये तरह बात ना करो, इस तरह बात ना करो। ये नवाज शरीफ से ज्यादा झूठा कौन है कि जो कहता है कि ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह ये। अच्छा सर, ये ब्रेक के बाद आके काम करते हैं, टॉस कर लेते हैं ब्रेक के बाद कि कौन है। यहाँ ब्रेक पर जाना है, लफ्ज इस्तेमाल करो। छोटा सा कमर्शियल बस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, ये मुझे बताइएगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक बयान आज मेरे पास है, पूरा बड़ा मुफस्सिल बयान है, लेकिन मुझे एक लाइन पर थोड़ा सा एतराज़ है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को अपनी खिदमात पेश करने पर गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर को मुबारकबाद पेश की। मतलब मुबारकबाद पेश की, फ़ी सबीलिल्लाह काम करने के लिए आएंगे या खातिर खा इसका मुशाहिरा भी वो कबूल फरमा रहे होंगे? और जिस तरह से पहले वालों ने किया है, उनके जाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कितने के पड़े मौसूफ। देखिए, वज़ीर आज़म साहब के बयानात को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। वो जिस कैफियत से गुजर रहे हैं उसमें इस किस्म की बातें होती रहती हैं, और कोई वो मुकम्मल इस तरह अपने होशो हवास में भी नहीं होते।
सर थोड़ा सा ये ऑब्जेक्शनेबल थोड़ी सी आपकी गुफ्तगू है, काइंडली इसको ज़रा हुदूद क़यूद के दरमियान अगर आप रखें तो इनायत होगी। ये जो आप मैंने कोई गलत अर्ज नहीं की थी, वो कोई साफ़ी, ये पिछले दिनों में उनकी एक प्रेस टॉक सुन रहा था, उसमें साफ़ी ने कोई सवाल किया इधर लाहौर में गालबन जो था, उसमें साफ़ी ने कोई सवाल किया इधर लाहौर में गालबन जो वो साफ़ियों से मिले हैं और उनकी गुफ्तगू इस तरह की थी, उन्होंने कोई सवाल किया और वो आगे से कोई और जवाब दे रहे थे, तो वो सारी कैफियत सर ये थोड़ा सा पता है, मैं अपने सवाल तक महदूद था, लेकिन आपने गुफ्तगू कहीं और ले गए। अंदाजा होता है मैंने कोई उनके बारे में। सर ये मुझे बताइए मेरे मोहतरम हसन मुर्तज़ा साहब, बिलावल साहब बैठे हुए गुफ्तगू फरमा रहे हैं, साफ़ियों ने पूछा कि आपने परफॉर्म क्यों नहीं किया, तो वो कहते हैं पानी आता है तो फिर बारिश आता है, जब बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? मतलब वहाँ पे भी आप यही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो इमरान खान साहब के लिए कर रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट? नहीं, उनकी एक नूरुल आरफीन, एक ज़बान की उनकी प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उसको अगर आप मजाक की रंग में लें और मजाक उड़ाएं तो मेरे ख्याल है वो मुनासिब नहीं है, लेकिन आपको कोई रोक तो सकता नहीं है। नहीं हुजूर वाला, मैं कहा मैं बहुत मैं सिर्फ आपको ये याद दिला रहा था हुजूर कि प्रोटोकॉल दोनों तरफ है। मेरी सुन लेना जरा जी बात, नूरुल आरफीन आप बात सुना भी करें ना, आप किसी को बात तो करने नहीं देते, थोड़ी सी मेहरबानी फरमाएं। ठीक है आप होस्ट हैं, लेकिन बात तो करने दिया करें ना। जब बारिश ज्यादा होगी तो पानी ज्यादा आएगा ना जी, तो उसको निकलने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। कोई इसमें ऐसी साइंस तो है नहीं जो आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन जबान की आप जो मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो दुरुस्त बात है। हुजूर वाला मैं एक बात आपको बताऊं, मैं जो करता हूं मैं बबांगे दोहल उसका एतराफ करता हूं। जबान है, बाकियों को नहीं, आप जो चार्जशीट मेरे खिलाफ फाइल करने की नाकाम कोशिश फरमा रहे हैं, ये मैं होने नहीं दूंगा। मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मजाक नहीं उड़ाया। आपने इमरान खान इस वक्त के वजीर आजम के बारे में जो जुमला कहा, मैंने उसे आपके लीडर के एक बयान की रोशनी में परखा और आप तिल मिला गए। बहरहाल थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, ये पर्सनल हो जाएगा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। तहरीक इंसाफ से मैं ये जानने की ना तिल मिलाने वाली कोई बात है सर, आप मेरे ख्याल में कहते हैं कि और बंदा कोई बात ना करे जी। जुने वाला मैंने आपकी पूरी बात सुनी, लेकिन आपने आखिर में खुद ही इंटरटेन कर दिया। कोई नहीं है, मैंने ना कोई ऐसा जुमला कहा है ना मैंने कोई। अच्छा चलिए मुझे प्रोग्राम को आगे ले जाने दीजिए। मुझे आपकी समझ नहीं आई क्या। सर मेरी बीवी को भी समझ में नहीं आता, मुझे समझने की कोशिश ना करें, मैं तीन का पहाड़ा नहीं हूँ, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। क्या कह रहा था यार मैं, तहरीक इंसाफ की तरफ जाते हैं। अच्छा हुजूर वाला ये मुझे बताइए, मैंने आपको समझना है जी, क्यों नहीं समझना, आप मोहतरम है हमारे लिए। सर वो YouTube चैनल भी एक है मेरा ख्याल है हम उस पर बैठ के फिर एक दूसरे को समझ लेंगे डिटेल में। यहाँ जमशेद साहब के पास जाऊंगा मैं। जमशेद साहब सर ये मुझे बताइएगा हुजूर वाला, मैं चाहता हूँ कि हम जरा थोड़ा सा प्रोग्राम के कंटेंट में वापस आ जाएं। ये सर हालांकि आप कॉम्पिटेंट लोग हैं और सारी चीज़ें अच्छे ही करते हैं, भंड तो कभी आपसे होता ही नहीं है। ये मुझे बताइए, ये पेशावर हाईकोर्ट इसको क्या पड़ी थी, ये आपसे दुश्मनी बिला वजह खुदा न खास्ता निकल गई। PTI हुकूमत ने किसी विजन और मनसूबाबंदी के बगैर मेट्रो मनसूबा शुरू किया। एक बात मैं आपको बताते हुए मुसर्रत महसूस कर रहा हूं, मैं ना नमल यूनिवर्सिटी के गीत सुनूंगा, ना मैं शौकत खानम की लंतरानी सुनूंगा, ये सब किसी ने अपनी जेब से नहीं बनाया, इसमें हम सब का कंट्रीब्यूशन है। अब डायरेक्ट इस सवाल पे आ जाइए, पेशावर हाईकोर्ट BRT मंसूबा, और ये जो एक नई डेडलाइन दे दी गई है, डेडलाइन दर डेडलाइन, एक मंसूबा जिससे कंप्लीट नहीं हो रहा हो, वो मुल्क को चलाने चले, कुछ कहिए सर। देखें, इसमें आप कह लें कि मुझे आप कह लें कि मैं इतना मजबूर नहीं हूँ कि मैं किसी गलती को भी डिफेंड करूँ। देखें, अगर मंसूबा लेट हुआ है तो यकीनन उसमें कोई फॉल्ट तो होगा ना, ये तो मतलब आप कह लें, लेकिन मैं जो कि बहुत डिटेल से नहीं जानता मंसूबे को, लेकिन बहरहाल ये एक रियलिटी है, आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है कि वो लेट हुआ है। अब जजेस की अगर देखें थोड़ी सी, आप कह लें कि कमेंट्स तो ये बहरहाल बाज़-औक़ात थोड़े ओवरडू हो जाते हैं। जो उन्होंने कहा है कि मनसूबाबंदी के बगैर, शायद जजेस भी इतने कम्पिटेंट नहीं है मेरी तरह। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैं ज़राअत का स्टूडेंट हूँ सर, ये थोड़ा सा हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं शायद इंजीनियरिंग के बारे में रेड जोन में जा रहे हैं, जरा थोड़ा सा ख्याल फरमाइए, ये जुमले भी मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल मैं वो थोड़ा सा वो थोड़ा सा ये है। अच्छा, वो थोड़ा मैं बात करने लगा था कि बाकी जो मुझे मुझे हसन मुर्तज़ा साहब की बात कर रही है मुझे, कि देखें फ्रैंकली बिलावल साहब बड़े कॉम्पिटेंट होंगे, बड़े अहम होंगे, लेकिन जिस मुल्क की वो नुमाइंदगी करना चाह
जा रहे हैं, अगर उस मुल्क की ज़ुबान उनको नहीं आती तो सर ये छोटी सी बात नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है। ये जो आप कह लें कि ज़ुबान है, ये किसी धरती के साथ या किसी कबीले के साथ या किसी कौम के साथ या किसी मतलब नेशन के साथ ये बेसिक रिलेशनशिप की निशानी है। अगर आपको उनकी ज़ुबान नहीं आती और आप 32 साल के 35 साल के हो गए हो, आपका इसरार है कि आपने वज़ीर-ए-आज़म कल बनना है, आप नौजवान लीडर हैं, आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, और आपको ज़ुबान नहीं आती और आप कहते हैं सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, क्योंकि एक क्लैरिफिकेशन आपकी तरफ भी ड्यू हो गई हुजूर वाला। ये जुमले भी ज़रा थोड़े से काबिल एतराज़ हैं। एक वजह इसकी मैं आपको बयान कर देता हूँ। आपने कहा कि जो ज़ुबान नहीं आती और फलाना और ढिकाना। हुजूर वाला, जब इमरान खान साहब रात को दरख्तों से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कर सकते हैं, जब वो जर्मनी और जापान एक कर सकते हैं, तो मतलब एक गलती गुंजाइश उधर भी होनी चाहिए। ये सियासतदानों की ये चीज़ मैं नहीं समझ पाता कि अपने लीडरों की जो है ना वो हज़ियान भी उनको ऐन जिसको कहते हैं ना सादत लगती है सुनना। मैं नून लीग की तरफ जाऊंगा, मैं उनसे पूछूंगा ना, वो भी कोई ऐसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर करके ऐसा शुरू कर देंगे कि जिसकी इंतहा नहीं। ये थोड़ी सी ज्यादती है। मैं आपसे इस्तदा करूंगा, थोड़ा सा तवक्कुफ रखिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब काफ़ी देर से बोर हो रहे हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, हुजूर ये मुझे बताइएगा, फैसल वावडा ये एक मरतबा फिर हत्ते चढ़े, ये कह रहे हैं कि आज भी कहता हूँ नवाज शरीफ की बीमारी ड्रामा झूठ था। बताइए, इस दौर का इतना बड़ा सच्चा वली कामिल ये जानता है कि वो सब ड्रामा और झूठ था, तो वो जो उसके वजीर आजम ने ऑन कैमरा खड़े होकर के कहा था कि नहीं नवाज शरीफ, मुझे वाकई बाद में मैंने पूछा तो वाकई पता चला कि वो बीमार है और हम बीमारी पर सियासत नहीं करते। वजीर आजम ने जो कहा फिर वो क्या था? अगर फैसल वाडा जो कह रहे हैं ये सच है तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को दाद भी देनी चाहिए, मुबारकबाद भी देनी चाहिए, जिन्होंने ऐसे ऐसे हीरे और ऐसे ऐसे मोती जमा किए हुए हैं कि जो उनकी बात की तरदीद करते बांगे दोहल, उनकी वज़ीर सेहत जो पंजाब की हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों की तरदीद कर रहे हैं, उन्होंने जो मेडिकल बोर्ड बनाया उसकी जो तफिका रिपोर्ट है उसकी तरदीद कर रहे हैं। लेकिन क्या कीजिए, आपको याद नहीं है कि ये वही फैसल वावडा साहब है जिन्होंने कहा था 15 दिनों में नौकरियों की बारिश हो जाएगी, बाहर से लोग आएंगे यहाँ नौकरियाँ लेने के लिए। उस बात को भी 4 महीने हो गए हैं। और वो मारूफ एंकर जो हैं उन्होंने कहा था कि चलें छोड़ें, हम थोड़ा 30 दिन कर लेते हैं और मैं लिख लेता हूँ। तो फैसल वावडा साहब अल्लाह जाने किस दुनिया के हैं, किस मखलूक हैं, क्या बातें करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग इन्होंने जो जमा कर रखे हैं, इनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। इमरान खान साहब खुद देखें, वैसे तो वो बहुत सी टीमें जो है बार बार तब्दील कर रहे हैं। पंजाब में उन्होंने आईजी 15 महीने में 4 तब्दील कर दिए हैं, और अभी उन्होंने ये भी कहा कि जनाब बुजदार साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सिर्फ पब्लिसिटी नहीं कर रहे, और नीचे से 80 बंदे ही तब्दील करिए, सारी तब्दीली कर दी। अगर वो अच्छे काम कर रहे थे तो भाई टीमें तब्दील करने की क्या ज़रूरत थी। भाई ये हमा खाना आफ्ताबास, इनमें एक से एक बड़ी बात जो है, मैं एक लतीफ़ा आपको सुना रहा हूँ। इससे कोई 3 मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ समतों से चल के, गर्मी के का मौसम था, पुराना दौर था, वो शीशम के दरख्त के नीचे बैठे तो थोड़ी देर में कहने लगे कि यार तारुफ ना करवा दो। तारुफ कैसे करवाते हैं? एक ने कहा जी मुझे हैदर कर्रार कहते हैं, खुदा न खास्ता। दूसरे ने यार ये तो बहुत बड़ी बात कह गया है, तो मुझे भी इससे बड़ी बात नहीं चाहिए। उसने कहा जी मुझे अहमद मुख्तार कहते हैं, नाउजुबिल्ला। तीसरे ने कहा, इन्होंने तो कुछ पीछे नहीं छोड़ा कि जी आपका तारुफ, उसने कहा जी मुझे परवरदिगार कहते हैं। इनका तो ये हाल है भाई, एक से एक बड़ी चीज, और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बस खुदा की दरखास्त करूंगा आपसे, पीपल्स पार्टी की तरफ जाऊंगा। हुजूर, मैं जिस सूबे में मुक़य्यद हूँ, जहाँ आपकी हुकूमत है, जिसके करता धरता मुराद अली शाह साहब हैं, उन्होंने खुद मुसीबत को दावत दी। अल्लाह जानता है मेरा कोई इरादा नहीं था। सर फुल टॉस अगर देंगे तो फिर मैं क्या बल्ला ज़मीन पे रख दूं? अब ये मेरा कसूर तो नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि मैं दोस्तों में किताबें चोरी करने के लिए मशहूर था। मतलब गज़ब खुदा का। ये देखिए, बाज़ आदतें जो है वो वक्त के साथ भी नहीं बदलती। हुजूर, इस बात पर अगर कोई आप तबसरा फरमाएं तो फिर मैं ज़रा आगे बढ़ूँ। ये एक ऐसे ही जनरल नॉलेज का सवाल है। नहीं, ये उन्होंने अपनी ज़ात के बारे में कहा है जी, जाहिर है ये अमिताभ बच्चन के बारे में गुफ्तगू नहीं की उन्होंने। जी कहा है, मैं इसलिए मैंने खुद सुना, मैंने खुद सुना, इसलिए या उनका कोई स्पोक्स पर्सन ही बता सकता है जी।
अच्छा, मतलब आप बल्ला रख करके ग्राउंड से बाहर चले गए डायरेक्ट? ये वो जबरदस्त। खुद ही कर सकते हैं जी इसको। ये अच्छा, ये मुझे आपकी ये अदा बहुत भाई, ये दूसरी अदा है जो मुझे आपकी मेरा दिल ले गई। सर ये मुझे बताइएगा, मैं आपकी तरफ अब थोड़ा सा आता हूँ, मैं ज़रा जमशेद इकबाल चीमा साहब से निमट लूँ। हुजूर वाला, हुकूमत ने कौमी असम्बली में 10 अरब 40 करोड़ डॉलर कर्जा लेने का एतराफ़ कर लिया। हम्माद अजहर साहब का एक बड़ा सकील किस्म का बयान मेरे सामने मौजूद है। मैं तो खैर इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप ज़ाहिर है कि इसकी टेक्निकलिटी में मुझे उलझा करके और चुरंगी घुमा के निकल जाएंगे। लुब्बे लुबाब इसका ऊपर से समझने की कोशिश करूँगा। 10 अरब 40 करोड़ डॉलर कर्जा, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? 54-58 अगर कम कर लेते? नहीं, बेसिकली देखें, रिटायरमेंट इससे ज़्यादा है, 11-11.5 अरब डॉलर की रिटायरमेंट है। दूसरी बात इस पर थोड़ा नोटिस आरफिन, जब लास्ट पनामा जिस वक्त हुआ है, पनामा के बाद जो लॉन्ग टर्म पेमेंट्स थी या रीपेमेंट्स थी, उस गवर्नमेंट ने, आप कह रहे उस वक्त क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो गवर्नमेंट थी, उसने उसको लॉन्ग टर्म पेमेंट्स को रीशेड्यूल करा के शॉर्ट टर्म किया। इनका ख्याल ये था, इनका पनामा के बाद इनको डाउट था कि हम नहीं आ सकते और अगली गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने का इशू बना। सो इस वक्त आप कह रहे कर्ज़ों की जो पेमेंट्स हैं, जिसे इमरान खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है, और मैंने कहा कि बेसिक्स ठीक हुए हैं, इतने ज़्यादा कर्ज़े रिटायर होके भी अगर गवर्नमेंट का आज आप कह लें कि रिज़र्व बढ़ने शुरू हो गए, फॉरेन रिज़र्व बढ़ने शुरू हो गए, आखिरी 2 साल में प्रीवियस गवर्नमेंट के हर महीने 500 मिलियन फॉरेन रिज़र्व कम हो रहे थे। मतलब तकरीबन ये आप कह लें 25 अरब से कम हो के तकरीबन 16 अरब डॉलर पे आ गए आखिरी 2 सालों में। सो अब वो बढ़ने शुरू हुए। सो ये इस बात के बावजूद कि आप कर्ज़ों की रीपेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा रीपेमेंट्स हुई हैं, तो जब रीपेमेंट्स होंगी तो फिर आपको आप कह लें कि कर्ज़ा लेना भी पड़ेगा डेफिनेटली। सो मैं समझता हूँ कि इसमें जो इकनॉमिक परफॉर्मेंस है, जब आपने ट्रेड डेफिसिट कम कर दिया या करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया, तो अब कर्ज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है कौम को, अब आगे तो नहीं लेना पड़ेगा, या आप कह रहे हैं कि उसकी रफ्तार जो है बहुत कम हो जाएगी या मिनिमम लेवल पे आ जाएगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर या आप कह रहे हो मेजर इन्वेस्टमेंट्स होंगे, जो प्रोजेक्ट्स होंगे, जो आपने अदरवाइज जो भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये जो इंफॉर्मेशन की बौछार से आपने हमें नहलाया है सर, बड़ा अच्छा लगा ये जान करके। इससे ऐसा लगता है कि अब आने वाले, मेरे ख्याल है कि चंद घंटों में ही हम अमेरिका को, वर्ल्ड बैंक को, IMF को हम कर्जे देने के काबिल हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ अल्लाह करे कि मेरे कप्तान, मेरे मसीहा, मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म इसे कोशिश, इसे काविश में कामयाब हो जाएं। हालांकि मुझे पता है कि जब तक इंसान सही न करे अंधी लगती नहीं है। हुजूर वाला, जुमला मेरा सुन ले। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर मुझे वाइंड अप की कॉल दे दी गई है अनफॉर्चुनेटली। मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे शो में शिरकत की ज़हमत गवारा की। नाज़रीन, साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।